हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अधिगमकर्ता का आकलन महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी जो है राज्य विश्वविद्यालय है। बीएड प्रथम सेमेस्टर का ये सिलेबस है और ये चौथा पेपर जो है आप जैसे कि देख रहे हैं अधिगमकर्ता का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्नर। इसका यूनिट 1 हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इस पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं और ये इसका कंसेप्ट क्या है। यूनिट 1 में बेसिकली किन की बातें की गई हैं। तो सबसे पहले इसमें ये देखा जाएगा कि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, खासकर ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसमें दो तरह की बातें आती है, एक तो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो जहाँ पे ऑफ लगता है वो सम्मेटिव होता है। वैसे भी एवोल्यूशन जो होते हैं हमारे जैसे हमारे असेसमेंट होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, हम या तो यूनिट वाइज, वीकली, हफ्ते वाइज या फिर सप्ताह जिसको हम कहते हैं, महीने, जो यूनिट वाइज जो एग्जाम्स बच्चों का लिया जाता है अधिगम को चेक करने के लिए, उनकी लर्निंग एबिलिटी को चेक करने के लिए, उनके पढ़ने लिखने में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सभी को का मूल्यांकन करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं। तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव जिसको हम संरचनात्मक बोलते हैं। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है वो होती है सम्मेटिव। सम्मेटिव का मतलब होता है कि आखिर में, कोर्स के आखिर में जब हम एग्जाम्स लेते हैं, जैसे कि हमारा बीएड का जो 6 महीने बाद जो एग्जाम्स होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, जिसको हम सम्मेटिव बोलते हैं। सम्मेटिव का मतलब होता है आखिर में, लास्ट में। तो इसी से संबंधित ये आपके पेपर्स हैं, अधिगमकर्ता का आकलन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट 1 में जो बेसिकली जो इन्होंने मानदंड तैयार कर रखा है जो यूनिट 1 में, तो ये बेसिक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आकलन कहते किसे हैं, आकलन की परिभाषा क्या होती है, आकलन का हम क्या समझते हैं, और बेसिकली आकलन, परीक्षण, मूल्यांकन, क्या ये सब एक जैसे ही हैं, अगर हैं तो कैसे हैं। ये सारी चीजें हमारे जहन में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है आकलन, फिर उसके बाद दिया हुआ है परीक्षण, फिर उसके बाद दिया हुआ है मूल्यांकन। तो ये तीन चीजें हैं, लास्ट में मूल्यांकन है। तो अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको अगर बताऊं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मूल्यांकन, फिर उसके अंदर है आकलन, फिर उसके अंदर है परीक्षण। तो क्वेश्चंस जब भी आपका आएगा, मूल्यांकन हो, आकलन हो, परीक्षण हो, इन तीनों का जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है, बालक का अधिगम स्तर को चेक करना, बालक के अधिगम स्तर के साथ साथ उसमें किस चीज़ का सुधार हुआ है वो चेक करना। इससे बालक का भी इम्प्रूवमेंट का पता चलता है आकलन से, और टीचर को भी पता चलता है। अब सवाल ये है कि टीचर्स को कैसे पता चलता है। तो टीचर्स का पता करने का जो कंडीशन वो है कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहा है, एक तो वो, उसकी लर्निंग स्टाइल कैसी है वो, टीचिंग स्टाइल कैसी है वो, यानी कि शिक्षण पद्धति किस हिसाब से वो पढ़ा रहा है, क्या वो जिस स्टाइल से, शैली से पढ़ा रहा है वो बच्चों के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो एकदम कंसेप्ट क्लियर है। आप देखिए जो व्यापक होता है, जो बड़े लेवल पर होता है, उसको हम बेसिकली मूल्यांकन ही कहते हैं। मूल्यांकन की जितनी भी विशेषताएं होंगी, जितने भी इसके लक्षण होंगे, जितने भी इसके टाइप्स होंगे, या जिस तरह से मूल्यांकन किया जाता है जिन जिन क्षेत्रों में, अब क्षेत्र का सवाल ये उठता है कि क्षेत्र कौन सा होगा। तो बच्चों का क्षेत्र क्या हो सकता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे कि उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, लर्निंग एबिलिटी, उसके सोचने की क्षमता जिसको हम बोधात्मक कहते हैं, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक, रचनात्मकता की हम बात करते हैं। ये ऐसे ऐसे टर्म हैं, कीवर्ड्स हैं कि ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए। क्योंकि हम जब भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, एज अ टीचर हम देखते हैं कि हम सारी चीज़ों को आकलन करते हैं, लेकिन आकलन करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, अगर आपसे कोई कहता है कि अगर आपको बालक का सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक स्तर पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो बौद्धिक स्तर के लिए उसके टूल्स अलग होते हैं, टीचर्स के पढ़ाने के जो कंटेंट्स होते हैं, वो पढ़ाने की स्टाइल अलग होती है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको रचनात्मक अगर करना पड़े, रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो इसीलिए मूल्यांकन का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है और इसके अंदर आता है आकलन।
और उसके अंदर जो माना जाएगा उसके एक जो हिस्सा है वो है परीक्षण, जिसको हम टेस्ट कहते हैं। देखिए टेस्ट हमारा बचपन से हम देखते हैं, यूनिट टेस्ट है हमारा, उसके बाद हम देखते हैं कभी कभी हमारे 3 महीने पर भी एग्जाम हुआ करते थे, फिर उसके बाद 6 महीने पर होते थे, साल पर होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर यूनिट में टीचर्स लेसन को पढ़ाने के बाद एक मूल्यांकन कर लेता है। तो क्यों करता है? तो वो होता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव जो होता है बेसिकली हम देखें तो फॉर्मेटिव बीच बीच में जो टेस्ट लेते हैं उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव बीच बीच में जो टेस्ट लेते हैं फॉर्मेटिव, ताकि अध्यापक को पता चलता रहे कि बालक का सर्वांगीण विकास होने में कहाँ कहाँ पे कमियां आ रही हैं। अध्यापक को ये ज्ञात होता रहे कि जिस हिस्से में बालक की कमजोरी है उसको अपने शिक्षण मेथड से उसको और बेहतर बनाए और उस कमी को पूरा करे। और जब हम सबमेटिव तक पहुंच जाते हैं, जब हमें सबमेटिव की बात आती है, तब हमारा क्या होता है, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं या कोर्स के या सिलेबस के आखिर में जो हमारा लास्ट का एग्जाम होता है जिसको हम वार्षिक कहते हैं, वही हमारा क्या होता है, सबमेटिव होता है। तो जो पेपर में आपको डिस्कस करना है वो यही है कि आपके असेसमेंट ऑफ लर्नर, तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये मूल्यांकन किसके लिए बना है। तो मूल्यांकन बना है बालक के लिए। करेगा कौन? टीचर्स करेगा। किसके माध्यम से करेगा? शब्दों के माध्यम से। किसके माध्यम से करेगा? अपने टेक्निक्स के माध्यम से बच्चों को चेक करेगा। टेक्निक्स मतलब उसके जो तकनीक है, प्रविधियां हैं, उसके माध्यम से। या फिर वो टीचर्स अपने हिसाब से कोई फॉर्मेट तैयार करेगा, टीचर्स अपने हिसाब से कोई मानक तैयार करेगा ताकि बच्चों को चेक किया जाए। अब ये होता है कि बच्चों को चेक क्यों करना है? तो बच्चों का चेक इसलिए करना है क्योंकि उसके अधिगम स्तर का पता चलता रहे, उसकी उपलब्धि का पता चलता रहे, उसमें कहीं कमी हो लिखने पढ़ने या फिर उसको समझने में, तो उसका पता चलता रहे। बच्चों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, जितने भी विकास की हम बात करते हैं वो बराबर होता रहे। तो जो पहला यूनिट है वो इसी से संबंधित है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है आकलन की अवधारणा, परीक्षण और मूल्यांकन। मैंने पहले आपको बताया था कि आकलन की जो अवधारणा होती है वो पहले आपको समझना होगा कि आकलन हम कैसे कहते किसे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आकलन जो है, असेसमेंट है, क्या है, वैसे देखा जाए अगर इसका ज़्यादा समझने की कोशिश करें तो हम कभी कभी अपने मदर टंग में आंकना बोलते हैं। ये आंकना या देखना होता है, यानी किसी चीज़ को देखना। तो जो हम अपने दृष्टिकोण से सामने वाले को यानी बच्चों को देखते हैं, और वो हमारा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं बच्चों को, वो किस हिसाब से देख रहे हैं, किसके अनुसार देख रहे हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक अध्यापक क्या करता है, बालक को देखता है, क्या देखता है, आकलन। अब देखने के लिए वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अब वो कैसे करता है वो देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया है कि आकलन जो है ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, आप हर चीज को चेक करेंगे तो एक प्रोसेस है। तो आकलन वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रोज आप पढ़ाते हैं, 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या फिर 12 महीने बाद या फिर 9 महीने बाद या फिर जितने भी एक यूनिट बाद, तो हम ये पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल तक सीख चुका है। मतलब उसके अंदर सिर्फ रटने की पद्धति आई है, या सिर्फ उसको समझने की आई है, या उसको रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन उच्च स्तर का होता है। तो अगर या फिर वो सृजनात्मक तरीके से वो सोच रहा है, तो ये इससे क्या होता है, आकलन से अध्यापक को पता चलता है, यानी कि टीचर्स के लिए ये बेनिफिट हो जाता है। आकलन टीचर्स करता है और टीचर को बहुत सारी अपनी कमियों का पता चल जाता है, क्योंकि बच्चे के अधिगम का स्तर का पता चलता है। ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है, और ये भी टीचर्स को पता चल जाता है कि वो जो बालक है अधिगम को कहाँ तक हासिल किया है, कहाँ तक उपलब्धि हासिल किया है, उसको उस चीज को प्राप्त किया है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में जैसे कि लिखा हुआ है कि देखा जाए तो मूल्यांकन और आकलन दोनों लगभग एक समान की प्रक्रिया है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि चाहे वो परीक्षण हो, टेस्ट हो, चाहे वो आकलन हो, चाहे मूल्यांकन हो, सिर्फ ब्रॉड लेवल पर है, यानी कि एक व्यापक लेवल पे एक छोटे लेवल पर आकलन है, उससे छोटे लेवल पर टेस्ट है, क्योंकि ये हिस्सा हिस्सा मिलकर बड़ा लेवल बनता है। तो दोनों एक समान जैसी प्रक्रिया का काम करते हैं। दोनों का काम करना है कि किसी की कमी को पता करने की जो टेक्निक्स होती है वो हम आकलन, मूल्यांकन, टेस्ट के माध्यम से हमें अंदाजा लग जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी की भी आप बच्चों का बुद्धि चेक करना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसी मशीन नहीं है कि वजन से हिसाब से आप चेक कर लें, क्योंकि हम जब बुद्धि को चेक करते हैं तो हम शब्दों के माध्यम से, हम अगर कोई सवाल पूछते हैं तो बालक शब्दों के माध्यम से जवाब देता है, प्रतिक्रिया देता है, हम उससे आंक लेते हैं, आकलन कर लेते हैं कि बालक कहाँ तक सीखा है। तो शब्दों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, चेक करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे दिया है कि आकलन के द्वारा अधिगम की उपलब्धियों का, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपसे कि बच्चों के अधिगम का स्तर, यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड्स यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है, कि ये अधिगम को किस स्तर तक सीखा है। ये जो अधिगम का स्तर है ना, जो ये है कीवर्ड्स, यानी आकलन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स को आपको याद करना है, ताकि इसी से आप इस शब्द से वाक्य को बना सकते हैं आप। तो अधिगम का जो स्तर है ये एक हो गया आपका कीवर्ड्स, दूसरा आपका कीवर्ड्स उपलब्धि हो गया। जाहिर सी बात है किस चीज की उपलब्धि, तो बालक के अधिगम की उपलब्धि। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिगम के द्वारा ही हम क्या करते हैं, बच्चों का हमें पता चल जाता है, यानी आकलन जब हम बच्चों का करते हैं तो उससे हमें बच्चों की लर्निंग एबिलिटी का पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आकलन बालक के अधिगम का मूल्यांकन करती है। जाहिर सी बात है हम बालक की ही बात कर रहे हैं, और उसके जो वो सीख रहा है नहीं सीख रहा है उससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अधिगम में यानी कि उसके सीखने में हुई प्रॉब्लम्स, कठिनाई को आकलन के द्वारा पता लगाया जाता है। अब वो जो जो चीज सीख रहा है, मान लीजिए अगर हम एक साल में एक बार एग्जाम हो, या 6 महीने पे सिर्फ लास्ट में एग्जाम अगर हम लें, और उसके बाद सीधे अगले ग्रेड में उसको एडमिशन लेना हो, मान लीजिए अगर वो बच्चा कुछ चीजों में उसकी कमी पाई गई, तो उसको कैसे सुधारेंगे? वो तो उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा, उसका समय बर्बाद होगा। तो इसीलिए बीच बीच में अध्यापक को पता चलता रहता है, ताकि वो सम्मेटिव होते होते तक, यानी योगात्मक हो तक पहुंचते पहुंचते उसको सारी कमियों को दूर कर ले, और वो अगली कक्षा में प्रवेश ले ले। तो अधिगम में भी कठिनाई को आकलन के द्वारा पता लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि शिक्षक के लिए भी लागू होती है। जाहिर सी बात है, मैंने जैसे आपको बताया कि टीचर्स को पता चल जाता है कि शिक्षण विधि कैसे पढ़ाना है, क्या टेक्निक होगी, कौन से बालक के लिए किस तरह का शब्द का प्रयोग करना है, किस कक्षा के लिए किस तरह से मेथड्स यूज किया जाएगा। ये अध्यापक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो पेपर देने जाओगे, आप आकलन वाला, अधिगम के लिए आकलन, ये पेपर्स में दो चीजों के बारे में पूछेगा। बीच में जो प्रश्न आएंगे वो आपको एज अ टीचर समझ के आपको लिखना होगा कि हाँ मैं ही टीचर हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, या मैं तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से क्या होगा। फिर बीच बीच में ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ पे बच्चों के हिसाब से आपको लिखना होगा। फिर आप अपने आप को बच्चा समझेंगी कि हाँ मैं किसी क्लास में हूँ, मेरे साथ क्या कठिनाई आ रही है। तो ये जो है दोनों चीज़ों को, समस्याओं को समझ के ही इसका आकलन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया कि इस प्रक्रिया से ये पता चलता है कि एक शिक्षक बच्चे को किस तरह अधिगम कराने में सफल रहा है। जब आकलन बीच बीच में होता है, जैसे मैंने बताया था फॉर्मेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो फॉर्मेटिव है, बीच बीच में टीचर या अध्यापक आकलन करता रहता है। एफ का मतलब फॉर्मेटिव यानी कि दौरान, बीच बीच में। एस का मतलब सम्मेटिव यानी कि एक बार और लास्ट में। तो बीच बीच में अध्यापक क्या करता है, यूनिट एग्जाम्स लेता है, टेस्ट लेता है। तो इससे क्या होता है कि उसको पता चल जाता है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एक शिक्षक बच्चे को किस स्तर तक अधिगम कराने में सफल रहा है, बच्चे को किस स्तर तक ज्ञान देने में सफल हुए हैं, यह बात की जानकारी मूल्यांकन से लग जाती है। पता चल जाती है कि हाँ हमने बच्चों को अधिगम कराया। जो किताब में जो पाठ हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद क्या उद्देश्य है उसका, कि क्या उससे बच्चा सीख सकता है, अगर वो सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारा मूल्यांकन सार्थक, पॉजिटिव हुआ है। तो सबसे पहला जो है इसमें एक हेडिंग है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं कि आकलन के द्वारा, यानी कि जो हम आकलन पेपर है उसके द्वारा ही क्या करते हैं, अधिगम की उपलब्धि को पता लगाया जा सकता है। अधिगम के स्तर का एक कीवर्ड्स मैंने बताया कि अधिगम के स्तर, लेवल पता चलता है कि कहाँ तक सीखा है। अब इस पर यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये चीजें हम कह देते हैं, उसके बाद हम ये नॉर्मली कह सकते हैं कि जो आकलन है, शिक्षक तथा बालक यानी कि टीचर्स और बालक दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि अगर बालक का रिस्पांस नहीं आएगा तो टीचर कितना ही अच्छा पढ़ा ले, कितना ही अच्छी टेक्निक्स यूज कर ले, वो निरर्थक हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। वो भी क्या, एक्टिव, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा एक्शन में रहे, एक्टिव रहे, पैसिव ना रहे। अब ये होता है कि बात बात में लोग पूछते हैं कि आकलन क्यों जरूरी है, क्या बगैर आकलन के पढ़ाई नहीं होती, क्या बगैर आकलन के कुछ काम नहीं हो सकता। तो उसके भी यहाँ पे है, ये बहुत ही जनरल चीजें हैं। जाहिर सी बात है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के प्रगति स्तर का पता, देखो एक ये कीवर्ड्स है प्रगति, जिसको हम कहते हैं, ये भी एक कीवर्ड्स है प्रगति, मतलब प्रोग्रेस। इससे पता चलता है कि बालक आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है।
उसके बाद यहाँ पे है कि मूल्यांकन जो है अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने का कार्य करता है। देखिए ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिक मूल्यांकन खासकर अधिगम को यानी लर्निंग को सरल एवं सुगम बनाने की कार्य करता है। अब ये थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव है, मतलब थोड़ा सा इसमें एक वाक्य में बहुत बड़ी बातें कर रहा है कि मूल्यांकन अधिगम को सरल। देखिए अधिगम यानी बच्चे को सीखने में आसानी और बेहतरी तभी होगी जब बीच बीच में उसको थोड़ा थोड़ा टाइम पे उसका टेस्ट लिया जाए और वो थोड़ी थोड़ी टाइम में हर अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करें। एक साथ अगर किसी कमियों को खत्म करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, बोझ होगा टीचर्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। इसीलिए क्या होता है कि मूल्यांकन में भी जो फॉर्मेटिव होता है, जो समेटिव होता है, तो मैं फॉर्मेटिव की स्पेशल बात कर रहा हूँ, विशेष तौर पे फॉर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, संरचनात्मक की, कि बीच बीच में जो टेस्ट लेते हैं यूनिट टेस्ट, उसके माध्यम से क्या होता है आगे चल के जब लास्ट तक हम पहुंचते हैं, आखिर तक, अंत तक, तो फिर वो सारी कमियां खत्म हो जाती हैं। तो वही ये वर्ड लिख रहा है कि मूल्यांकन अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने का कार्य करता है। आकलन से ये पता चल जाता है कि बालक कहाँ पर समझता है। अब ये कहाँ पर समझता है, मतलब ये टीचर्स का काम है। आकलन से ये अंदाजा लग जाता है कि बालक कहाँ सीख रहा है, कहाँ पर समझ रहा है। ये टीचर्स का काम है, यहाँ पे टीचर्स इस चीज को समझेगा। तथा कोई ऐसा तथ्य होता है, फैक्ट होता है जो बालक समझने में असमर्थ होता है। पढ़ाते वक्त में अध्यापक अगर सही सही भाषा का, सही शैली का प्रयोग करता है तो बालक को प्रॉब्लम्स नहीं होती, समस्या नहीं होती। प्रॉब्लम्स वहाँ होती है कि जब एक अध्यापक बच्चों के हिसाब से कक्षा नहीं लेता है, जब बच्चों के हिसाब से पढ़ाता नहीं है, तब वहाँ पे असमर्थ नाम का शब्द आ जाता है। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बालक को समझ में नहीं आती हैं और टीचर्स ये मानते हैं कि ये चीज़ें समझ ली गई होगी और आगे चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि जो बालक समझने में असमर्थ होता है, यह बात आकलन के द्वारा पता चल जाती है कि किस चीज में बालक ने नहीं सीखा। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि देखिए कि जिस टॉपिक को समझने के लिए, मान लो कोई टॉपिक है, टीचर, जैसे आप ही लोग बीएड के टॉपिक्स वगैरह पढ़े हैं, अभी आपने 3 एग्जाम्स दे चुके हैं, 3 पेपर दिए हुए हैं। जैसे कि आपका लास्ट पेपर जो था करिकुलम से रिलेटेड था, नॉलेज करिकुलम से संबंधित था। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आपको किताबों में नहीं मिले, आपके सीरीज में नहीं मिले। उसकी वजह ये है कि अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे आपकी सोच पे पूछते हैं। अब आपका मेमोरी लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल पे, यानी कि उच्च स्तर पे की बात करते हैं कि आप कैसा सोचते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आप कैसा सोचते हैं, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो आप उसको कैसे हल करेंगे। ये चीजें किताबों में एक जनरल चीजें होती हैं, उस जनरल चीजों को लेकर आप अपने शब्दों में जब उसको उतारेंगे, अपने शब्दों में उसको लिखेंगे, अपने शब्दों के हिसाब से उसको समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे, तो वही होता है हमारा रचनात्मक सोच, वही हमारी होती है रिफ्लेक्टिव सोच, अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं बोधात्मक सोच। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि जिस टॉपिक देख रहे हैं कि जिस टॉपिक को समझने में, मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को समझने में बालक को कठिनाई होती है, प्रॉब्लम्स होती है, यह बात आकलन से पता लग जाती है। तथा इसके इसके अलावा शिक्षक उस टॉपिक को अलग अलग तरीके से विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करता है। मैंने पहले ही बताया कि टीचर्स को भी पता चल जाता है कि बालक कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो अपने क्या करते हैं, तरीका जिसको यहाँ पे दिया है ना, इसको मेथड्स बोलते हैं, शिक्षण विधि। यानी जो हम टीचर्स जिस जिस हिसाब से, कभी देखा होंगे कभी टीचर्स सिर्फ बोलता है, कभी देखा होगा टीचर्स किसी को बुलवाता है या प्रश्न के माध्यम से पूछता है। तो ये सारी चीजें जो हैं उसको शैली बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि टीचर्स उस टॉपिक को अन्य तरीके से, यानी मतलब अलग अलग ढंग से विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करता है। और इसे पता चलता है कि शिक्षक को शिक्षण विधि के लिए, देखिए ये वर्ड आ गया है शिक्षण विधि, ये भी एक कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स का मतलब ये एक कुंजी है जो एक असेसमेंट का हिस्सा है कि शिक्षण विधि के लिए आकलन होना जरूरी है। सिर्फ बच्चों का आकलन नहीं होता, यहाँ पे अध्यापक का भी आकलन होता है। मैंने बताया अगर बच्चे फेल हो रहे हैं, अगर बच्चे समझ नहीं रहे हैं, इसका मतलब एक बच्चे की अगर प्रॉब्लम है तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चे की प्रॉब्लम है, दो की है तो भी कह सकते हैं कि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपकी मेजोरिटी ज्यादा हो रही है जिसमें बच्चों को सीरियसली कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, संकल्पना जिसको हम कहते हैं, अवधारणा कहते हैं, अगर वो क्लियर नहीं हो रहा, इसका मतलब टीचर्स अपने मेथड्स में बदलाव लेके आए, परिवर्तन लेके आए, और उस परिवर्तन के साथ फिर वो चेक करे, देखे कि अब बच्चों में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। और अगर परिवर्तन आता है उसके बदलाव से, तो फिर वो अपने उस
मेथड्स को, उस ढंग को, उस तरीके को अपनाए जो बालक आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आकलन के प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। आपके सिलेबस में शायद टाइप्स ऑफ आकलन तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था जो बार बार फॉर्मेटिव, जिसको संरचनात्मक या रचनात्मक में बार बार, ये आपके हमेशा रहेगा। जब भी आप मूल्यांकन आकलन की बात करेंगे तो ये आएगा। मैंने बताया था कि फॉर्मेटिव जो होता है बीच बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट वाइज टेस्ट जो लेते हैं फॉर्मेटिव होता है, और जो योगात्मक होता है सम्मेटिव, ये एक बार होता है आपके कोर्स के, यानी आपका 6 महीने का सेमेस्टर है तो लास्ट में जो अभी आप बीएड का एग्जाम दे रही हैं वो आपका समेटिव असेसमेंट है। लेकिन जो टीचर्स क्लास में पढ़ाता है वो बीच बीच में किसी एक टॉपिक के बाद वो एग्जाम्स आपसे लेता है, जिस तरीके से भी वो अपने टेक्निक से आपसे सवाल जवाब पूछता है अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए या बच्चों के अधिगम को पता करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों असेसमेंट में कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे एक अध्यापक को पता चलता है या बालक का चेक किया जा सकता है, जैसे एक अभिवृत्ति है, ठीक है, अधिगम है, उपलब्धि है। इन सब सारी चीजों को पता करने के लिए क्या करते हैं, अध्यापक चेक करते हैं, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो मूल्यांकन हो, जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे सीखने का आकलन और यहाँ पे दिया हुआ है सीखने के लिए आकलन। तो आपका जो पेपर मेन है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेपर मेन है वो ये है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे समेटिव यानी योगात्मक। कुछ साल पहले जो बीएड के सिलेबस का होते थे पुराने, वो पहले होता था सीखने के लिए आकलन। आप देखेंगे तो असेसमेंट फॉर लर्निंग लिखा था। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो होता था, ये कीवर्ड होता था, फॉर का मतलब होता था फॉर्मेटिव, यानी देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हम अंदाजा लगाते थे कि फॉर का मतलब फॉर्मेटिव होता था, रचनात्मक यानी बीच बीच में। लेकिन अब जो पेपर आपका बना हुआ है, मेन पेपर जो आपका है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आपके टोटल यानी ओवरऑल की बात करता है, पूरे कंप्लीट की बात करता है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने अभी लेक्चर में बताया कि आकलन क्यों कराया जाता है, क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे देखिए कि आकलन के उद्देश्य क्या है। आपसे कोई पूछ सकता है, जैसे बात बात में ऐसे ही नॉर्मली लैंग्वेज में पूछ सकते हैं कि क्यों आकलन कराया जाता है, क्या मकसद है। बगैर आकलन का भी तो बच्चों को पढ़ाने का जो काम है, बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, कुछ तो मकसद होना चाहिए। आकलन हो, चाहे मूल्यांकन हो, चाहे परीक्षण हो, हर चीज का एक उद्देश्य होता है, और मैं समझता हूँ कि सब एक दूसरे के पूरक हैं। अब जैसे असेसमेंट जो होता है, आकलन के द्वारा बालकों की प्रगति स्तर का पता, देखिए ये भी प्रगति स्तर एक कीवर्ड्स है, प्रोग्रेस, प्रगति स्तर का पता चलता है। टेस्ट भी आप अगर लेंगे, छोटे लेवल बच्चों का लेवल का पता चलेगा कि हाँ बच्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। मूल्यांकन करेंगे तो भी पता चलता रहेगा कि हाँ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो दिया हुआ है कि छात्रों के विकास को यानी डेवलपमेंट को निरंतर मतलब लगातार गति देना मूल्यांकन का उद्देश्य है। यानी क्या वो ऐसा तो नहीं कि शुरू के 2 महीने उन्होंने सीखा, तीसरे चौथे महीने वो चुप हो गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर पता चला कि 1 साल उन्होंने सीखा, अगले साल बहुत ही पैसिव हो गए, मतलब डल हो गए, सुस्त हो गए। नहीं, असल असेसमेंट का, टेस्ट का, असेसमेंट टेस्ट का या फिर आकलन का या फिर मूल्यांकन का ये है कि वो बराबर चेक करना है कि छात्रों के विकास को निरंतर चेक करना, ये मूल्यांकन हो, चाहे वो आकलन हो, चाहे वो टेस्ट हो, ये उसका एक उद्देश्य है। उसके बाद अगला दिया हुआ इसमें कि बालकों के योग्यता, कुशलता, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। बालों के योग्यता, कुशलता, क्षमता, गुण, इन सब का पता आकलन के द्वारा लगाया जाता है। अगर आपके पेपर में मूल्यांकन आता है, आपके पेपर में आकलन आता है, आपके पेपर में परीक्षण आता है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स इस पर काम करेंगे कि बालकों के योग्यता का, कि वो किस योग्य हुआ, क्या उसके अंदर कुशल, वो किसी चीज को सीखने के लिए कुशल हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर पहले के मुताबिक, पहले के अनुसार क्षमता आई कि नहीं आई, उसके अंदर कुछ किसी गुण का विकास हुआ कि नहीं हुआ, इन सब का पता आकलन के द्वारा लग जाता है। उसके बाद जो अगला दिया हुआ है उसमें कि शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता, देखिए इसमें बात कर रहा है टीचर्स की, मैंने कहा था कि ये दोनों के लिए है। तो शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता चलता है। सफलता का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि टीचर फिर पास होगा फिर उसको अवार्ड मिलेगा। सफलता का मतलब ये हुआ कि जिस उद्देश्य के लिए वो बच्चों को पढ़ाता है, अगर बच्चे उसको समझ गए हैं
अगर समझने के साथ साथ उनका जो अधिगम स्तर है बेहतर हो गया है तो उसको कहते हैं अध्यापक सफल हो गया। तो शिक्षकों की कुशलता, कुशलता मतलब कि पढ़ाने की जो उसकी शैली है, जिस तरह से वो पढ़ा रहा है, वो कितना योग्य है। तो शिक्षकों की कुशलता, सफलता का भी पता आकलन द्वारा लग जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कि आकलन के द्वारा अध्ययन एवं अध्यापन। देखिए, अध्ययन का मतलब होता है स्टडी करना, अध्यापन का मतलब होता है टीचिंग। यानी यहाँ पे बात कर रहा है अध्ययन, जाहिर सी बात है टीचर भी करता है, लेकिन स्कूल की बात हो रही है तो स्टूडेंट होगा, और यहाँ पे अध्यापन का काम जो है वो टीचर काम करेगा। तो आकलन के द्वारा पढ़ने और पढ़ाने दोनों को प्रभावशाली, प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव, असर बनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सारी बातें जो हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि उपरोक्त सारी बातें आकलन का उद्देश्य है। आप चाहें तो जब भी अगर एग्जाम्स में आता है मूल्यांकन और आकलन के बारे में अगर आ जाता है, अगर आता है तो दोनों में सिर्फ व्यापक और संकुचित का ही एक डिफरेंस है कि असेसमेंट जो होता है, आकलन एक संकुचित छोटे लेवल पर होता है, उतने छोटे लेवल पर नहीं कि जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन जो खासकर मूल्यांकन होता है वो पूरे ओवरऑल की बात करता है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नक्शा बना हुआ है, बड़े लेवल पर मूल्यांकन है, फिर उसके अंदर आकलन है, फिर उसके अंदर टेस्ट है। यानी टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है तो हम आकलन तक पहुंच जाते हैं, आकलन के माध्यम से हमें पता चलता है तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, मूल्यांकन तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक आकलन का कंसेप्ट है, मूल्यांकन का कंसेप्ट था जो यहाँ पे आपने देखा है कि परीक्षण, मूल्यांकन, आकलन का। अब यहाँ पे बात आती है कि आकलन के स्तर यानी शाब्दिक, जिसको हम नाम से भी जानते हैं, क्रमिक, क्रम, सीरियल, अंतराल, बीच बीच में गैप, और अनुपात, रेशियो। हो सकता है यहाँ पे आकलन की जगह मापन के स्तर भी आता है। जैसे कि बीए थर्ड ईयर के पहले जो पेपर होते थे, उसके जो उसमें जो सिलेबस होते थे उसमें लिखा रहता था मापन के स्तर। मापन हो, मूल्यांकन हो, या फिर आकलन हो, स्तर जो है उसका यही है, लेवल है कि चार इसका माना जाता है। और एग्जाम्स में अक्सर आता रहता है, सीटेट वगैरह या टेट के एग्जाम में आता रहता है। अगर असेसमेंट से रिलेटेड कोई प्रश्न बनता है तो जरूर ये सवाल आता रहता है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, और ये सीरियल से रहेगा, ये भी है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे कम लेवल का जो होता है वो हमारा नॉमिनल होता है। उसके बाद जो नॉमिनल की क्वालिटी इसमें हो जाती है और ऑर्डिनल रहता ही है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर इंटरवल होता है, तो यानी कि नॉमिनल और ऑर्डिनल की जो विशेषता है वो इसमें आ जाती हैं। उसके बाद ये जो होता है इंटरवल से उठ के फिर उच्च लेवल पर रेशियो होता है, जिसको हम अनुपात कहते हैं। तो अनुपात में तीनों तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। इसको याद रख सकते हैं कि इसका जो कीवर्ड्स है, आप या तो हिंदी में या तो फिर इंग्लिश में, कि पहले एन आता है, फिर उसके बाद ओ आता है, एन के बाद जाहिर सी बात है एन के बाद ओ पी जो भी है, फिर उसके बाद आई है, फिर उसके बाद आर है। तो आप चाहें तो इस कीवर्ड से याद कर सकते हैं कि एन ओ आर, सिर्फ ओ के बाद आई होगा जो कि पहले आता है, लेकिन चूंकि आपको ऐसे देखना होगा, एन का मतलब नॉमिनल, ओ का मतलब ऑर्डर, आई का मतलब इंटरवल, आर का मतलब रेशियो। तो इंटरवल एक वर्ड है जिसको हम बात करते हैं। इंटरवल अगर आपको याद नहीं है तो देखते होंगे कि पहले एक याद करने की भाषा में कि जब हम मूवी वगैरह देखते थे तो बीच में ये होता था इंटरवल हो गया, तो एक गैप होता था, एक फिक्स टाइम होती थी कि तो उसी को फिक्स की जो हम बात करेंगे तो वो इंटरवल में ही आएगा। तो आपका जो आकलन का स्तर है वो इसी तरीके से प्रश्न ऐसे बनेंगे, आपको पता होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स हैं और जो इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे बेहतर ये है कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं टाइप्स। तो अब देखना ये होता है कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, देखिए यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है, यहाँ पे मापन के स्तर दिया हुआ है, क्योंकि ये हर जगह अलग होते रहते हैं। इसके साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनली स्मिथ स्टेवन ने इसको कंसेप्ट को लाया था, जो कि आपको हो सकता है किताबों में हो। और बेसिकली हम मापन किसी भी एक चीज़ का कर सकते हैं। देखिए, आपको बच्चों को चेक करना है तो आप नाम के माध्यम से चेक कर सकते हैं, क्रम के माध्यम से चेक कर सकते हैं, या फिर उसको एक इंटरवल के माध्यम से, या फिर उसको रेशियो के माध्यम से। तो यहाँ पे बेसिकली हम सीधे सीधे नॉमिनल की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनल की बात कर रहे हैं, इंटरवल की और रेशियो की। मैंने बताया था कि सबसे कम लेवल का जो होता है वो होता है नॉमिनल। तो नॉमिनल जो होता है वो बेसिकली सबसे लोअर होता है, और इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जब भी करेंगे आपको पहले नॉमिनल ही लिखना होगा, ऑर्डिनल, इंटरवल, फिर रेशियो। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी हिंदी हम बात कर सकते हैं, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि नॉमिनल जो है नंबर, सिंबल, नंबर मतलब अंक, सिंबल मतलब संकेत, ये क्या करता है, सिर्फ एक कैटेगरी को डिसाइड करता है, एक कैटेगरी फिक्स करता है। जैसे कि खिलाड़ियों का नाम है, नाम से बुला लिया,
जैसे कि आप देखे होंगे, जब किसी चीज़ की हम लिस्ट बनाते हैं या रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं तो हम आगे पीछे पहले तो लिख देते हैं, लेकिन जब हम सीरियल वाइज की बात करते हैं तो हम ए से लिखेंगे कि ए से कितने बच्चे हैं, बी से कितने हैं, सी से हैं। तो ये होता है जो शब्दों के माध्यम से, जो नाम के माध्यम से, जो संकेतों के माध्यम से हम फिक्स करते हैं, वो हमारा नॉमिनल होता है। यहाँ पे दिया है कि लीस्ट मतलब सबसे कम, ऑफ मेजरमेंट मतलब मापन, ये मापन का सबसे कम स्तर का जो होता है लेवल होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल, मान लीजिए कहीं प्रोग्राम हो रहा है, आपने देखा होगा अभी हमारे स्कूल वगैरह में भी प्रोग्राम होते रहते हैं। तो ये होता है कि जब पूरे गांव स्तर पर होता है तो हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। फिर आप रेलवे पे देखते हैं कि जो टिकट की लाइनें होती हैं, या हॉस्पिटल वगैरह में कहीं जाना होता है, या किसी भी तरीके की हम गैदरिंग भीड़ वाली जगहों पे जाते हैं, तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ये महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए है। तो ये जो मेल फीमेल है सिर्फ नाम के हिसाब से बट रहा है, सिर्फ नाम के हिसाब से। अब देखिए मैंने बताया था जर्सी नंबर खिलाड़ियों के, प्लेयर्स के, पिक्चर्स नंबर, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, इसमें नाम और कैटेगरी से जानते हैं। ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। अब यहाँ पे हिंदी में लिखा है थोड़ा सा कि नंबर का यूज सिर्फ ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको याद रखना, नंबर का इस्तेमाल सिर्फ हम पहचान के लिए करते हैं। और किसी को एक रोल नंबर 1 मिला है तो कौन होगा, या ग्रुप नंबर 1 कौन है, या हम 10-12 ग्रुप बनाए किसी एक्टिविटी के लिए तो उसमें कौन है, ग्रुप नंबर 5 कौन सा है, सिर्फ पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करने के लिए किया जाता है। नॉमिनल डाटा में सिर्फ मोड निकाल सकते हैं। आपके देखिएगा, आप यूनिट 4 में लिखा होगा सेंट्रल टेंडेंसी में, या फिर आप देखिएगा उसमें लिखा होगा मीन मीडियन मोड। तो मोड के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि मोड क्या होता है, तो उसमें सिर्फ क्या करते हैं, मोड का एक रूल होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ आई रहती है, चाहे वो अंक हो, मान लीजिए अगर 10 बच्चों का नंबर्स हैं, या 10 बच्चों के कुछ उसमें पॉइंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा एक नंबर पाने वाले कौन से हैं, मान लीजिए उसमें से 4 लोगों ने 6 नंबर पाया है, बाकी 3 लोगों ने 5 नंबर पाया, और 2 लोगों ने 4 पाया, ऐसे है। तो सबसे ज़्यादा उसमें जो नंबर है वो है 6। तो उसी को हम कहते हैं मोड। तो यहाँ पे नॉमिनल डाटा में क्या करते हैं, हम सिर्फ मोड निकाल सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है ये फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका क्या एक रेशियो है, हम डायरेक्ट निकाल के बता सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, इसमें ज़्यादातर पुरुष हैं, या ये बच्चे लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा हैं, इसी को हम फ्रीक्वेंसी में कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है ऑर्डिनल, जिसको हम क्रमिक बोलते हैं। मैंने आपको बताया था पहले ही कि अब क्या होगा कि ऑर्डिनल में जुड़ जाएगा किसकी विशेषता, खासकर नॉमिनल की, यानी इसकी विशेषता जो पूरी है, ये पूरी की पूरी विशेषता इसमें अब जुड़ जाएगी ऑर्डिनल में। तो अब जुड़ने के बाद ये थोड़ा सा उच्च स्तर का हो जाएगा। तो नॉमिनल के सब कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनल में आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर, सीक्वेंस, प्लेस इन ऑर्डर, यानी कि लाइन में 26 जनवरी 15 अगस्त को कभी कभी हम क्या करते हैं, क्लास वाइज हम बच्चों को खड़ा कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम रोल नंबर वाइज भी हम एक फिक्स जब कर देते हैं, रोल नंबर वाइज अगर नंबर से, तो उनको लाइन से लगाते हैं। आप क्रम की अगर बात करेंगे तो देखते हैं कि अक्सर एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो सबका रोल नंबर के हिसाब से ही उसका आगे पीछे होता है, किसी का इधर उधर नहीं करते हैं। तो ये क्रम होता है। देखिए इसमें क्या दिया कि इसमें गैप इक्वल नहीं होता। गैप इक्वल का मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच की जो गैप है वो 1 मीटर है, तो 2 और 3 के बीच में भी उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए 1 और 2 नंबर के 2 लोग हैं, इनमें ये जो गैप है अगर वो 1 मीटर का है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 और 3 के बीच में भी गैप कितना होगा, 1 ही मीटर का होगा। तो इसीलिए कह रहा है गैप इक्वल नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि क्वालिटेटिव, कैटेगरी, डाटा एंड रैंक। रैंक की बात करते हैं, आपने बीएड में एंट्रेंस देने के बाद जब आपको रैंक मिली होगी तो वो इसी में आता है। सीटेट के एग्जाम्स में कभी कभी आ जाता है कि रैंक की पद्धति किस मापन स्तर के में आएगा, तो ऑर्डिनल में होता है, क्योंकि रैंक जो होता है कि उसी हिसाब से उसको बुलाया जाता है, उसी हिसाब से उसको रैंक मिलती है और एक ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे दिया है ग्रुप, समूह में, नाम और रैंक। अब इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। और यहाँ पे देखिए नॉमिनल में क्या था, मोड था, इसमें अब मीडियन जुड़ जाएगा। मैंने बताया था कि ऑर्डिनल में क्या होता है कि नॉमिनल के कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है नॉमिनल में मैंने बताया था
कि जैसे कि इसमें मोड आता है, जैसे कि देखिए ये मोड है, उसी तरीके से यहाँ पे मोड के साथ साथ मीडियन, मध्यमान, जिसको मध्यमान शायद मध्यांक बोलते हैं मोड को, तो ये एक सांख्यिकी का है, मीन मीडियन मोड, बीच का स्तर एक निकालते हैं। इसमें मीन नहीं, ये याद रहे, इसमें मीन नहीं निकालते क्योंकि रैंक का मीन नहीं निकलता, ठीक है, जिसको जो रैंक मिली उसी हिसाब से वो रहेगा। इसके बाद जो तीसरा है वो है इंटरवल, जिसको हम अंतराल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आ जाएंगी, तो पहले तो इसमें नॉमिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें ऑर्डिनल के भी आ जाएंगे, यानी इसमें दो चीज की विशेषताएं जो होंगी किसमें हो जाएंगी, ये इसमें जुड़ जाएंगी। नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरवल में आ जाएंगे। इसमें इक्वल गैप होता है, इक्वल गैप का मतलब याद रहे, अगर एक और दो बच्चों की दूरी अगर 1 मीटर है तो 2 और 3 जो नंबर के जो बच्चे, इसमें भी 1 मीटर ही का गैप होगा, इसको बोलते हैं इक्वल गैप बराबर। आपने देखा होगा कि डॉक्टर थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं या हम कभी पारा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो ना होता है वो जीरो नहीं, वो एक इक्वल गैप होता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। अगर 1 से हाफ होगा फिर उसके बाद उतने ही हाफ का गैप होगा, हाफ मतलब 0.5, तो इसमें इक्वल गैप होता है। अब देखिए इसमें मीन, मीडियन, मोड, अब इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी। पहले तो मीडियन और मोड नॉमिनल और ऑर्डिनल के थे, लेकिन इंटरवल में मीन जुड़ जाता है, ठीक है। ये होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव को बोलते हैं मात्रात्मक, मात्रा मतलब गिनती, और क्वालिटी को बोलते हैं गुणात्मक, जिसमें गिनती का बोध नहीं होता, ठीक है। तो ये मात्रा है, मात्रात्मक यानी गिनतियों की बात, मात्रा ये हिंदी वाला नहीं है, मात्रात्मक, मात्रात्मक, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हम अक्सर बोलते हैं कितनी क्वांटिटी है कितनी क्वांटिटी नहीं है, तो ये इंटरवल में आता है। देखिए इसमें दिया है कि नो जीरो, नो ट्रू जीरो, इसमें जीरो फिक्स नहीं होता, जीरो का मतलब हर काम यहाँ जीरो से शुरू नहीं होता, कहीं से भी शुरू हो सकता है। जैसे हम आपके साथ अगर आपके पास अगर 100 बच्चे हैं, तो किसी को 1 से लेके 20 करते हैं तो 21 से ही आप 40 का नंबर लगाएंगे, फिर तीसरी जो लाइन होगी 41 से 60 होगा। ऐसा नहीं कि सबको लाके जीरो पे ही शुरू करेंगे, नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए इसमें कोई जीरो फिक्स नहीं होता। अब जैसे दिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल इंटरवल की बात है कि एग्जाम्पल टेम्परेचर और टाइम, समय भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर में कभी मल्टीप्लाई या डिवीजन नहीं होता। हम क्या करते हैं टेम्परेचर में, जो हमारा टेम्परेचर होता है, चाहे वो मौसम का, चाहे वो हम अपने हेल्थ का चेक करते हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई मतलब गुणात्मक, डिवीजन मतलब भाग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का एग्जाम्पल दिया है, 40 डिग्री का क्या है, 40 डिग्री अगर होता है तो हम 104 फॉरेनहाइट मानते हैं, 20 डिग्री को 68 मानते हैं, वो एक फिक्स कर रखा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते या हाफ नहीं करते, अगर हाफ करते तो 40 का 20 होता, तो 20 का कितना होता, यहाँ पे 104 के हिसाब से 52 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसको जो लास्ट है जो है वो रेशियो, जिसको हम अनुपात बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों क्वालिटी पाई जाती है, तीनों विशेषताएं पाई जाती है, एक तो नॉमिनल की, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑर्डिनल की, उसके बाद इंटरवल के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। उसके बाद इसमें देखिए एक चीज और है कि इसमें ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में रहता है, ट्रू जीरो इसमें रहता है, बाकी में तो नहीं रहता, लेकिन इसमें रहता है। वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, किसी भी चीज की वैल्यू इसमें जीरो नहीं होगी, जो भी होगी उसकी एक वैल्यू होगी जो जीरो के अलावा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है जैसे हाइट, वेट, यहाँ पे दिया वेट, हाइट, यानी कि वजन, चौड़ाई, लंबाई, सॉरी वजन, इसके यहाँ पे देखिए वेट, हाइट, लेंथ, एज, डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए हम का लंबाई की बात करते हैं, हम हाइट की बात करते हैं कितना ऊंचा है, ठीक है, वजन की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कि ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे जीरो का मीन्स मतलब जीरो, इसमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे, मीन मीडियन मोड, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, ये एक इसका प्लस पॉइंट है, इसमें एक नेगेटिव नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि शाब्दिक, खासकर क्रमिक, अंतराल, अनुपात, ये आप किताबों में भी देख के उसका एक रिपोर्ट निकाल सकती हैं। देखिए जब भी आप तैयारी करिए तो कीवर्ड्स से तैयारी करिए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के उसमें एक एक वर्ड्स पढ़ें, सिर्फ देखिए कि इसमें कीवर्ड्स क्या है। जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स बताया है
कीवर्ड्स में मैंने आपको बताया, सबका अलग अलग करके बताया कि नॉमिनल के कीवर्ड्स क्या हैं, नंबर्स हैं, ये सबसे कम होता है, मेल फीमेल होता है, क्वालिटेटिव होता है, मोड होता है, ये कीवर्ड्स हैं। स्टेट ऑर्डिनल में देखिए इसमें ये रैंक होता है, नॉमिनल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसमें गैप बराबर नहीं होता, ये क्वालिटेटिव होता है, कैटेगरी वाला होता है, इसमें रैंक होता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद इसमें आते हैं मात्रात्मक में, इसमें इक्वल गैप होता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाई जाती हैं, इसमें जीरो एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और रेशियो में सभी तरह के पाए जाते हैं। तो आपके जो सिलेबस हैं वो ये हैं। उसके बाद आपका आता है असतत चर और निरंतर चर। असतत और सतत, यहाँ पे सतत भी हो सकता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। देखिए यहाँ पे असतत के बारे में पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं बस आपको समझा दूं कि असतत चर वो होते हैं जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर मैं पूछूं कि कितने लोग हैं, तो आप बताओगे कि सर मेरे घर में 5 लोग हैं। क्या कभी कोई किसी ने कहा है कि मेरे घर में 5.5 हैं? क्या किसी ने कभी कहा है कि हमारे घर में जो फैमिली मेंबर है 4.5 है, 4.5 है? क्या किसी ने कभी कहा है कि हमारे घर में जो लोग हैं बच्चों की संख्या 3.5 है? तो जिन चीज़ों को हम खंडित नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, असतत चर कहते हैं, जिसको हम नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, कि ध्यान दें कि इसमें प्रत्येक मान उदाहरण के लिए 1 और 2 के बीच या 2 और 3 के बीच चर कोई नहीं मानता, क्योंकि बच्चों की संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। आपके पास 2.25 बच्चे नहीं हो सकते, जो भी होंगे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, लेकिन बीच में टूटता नहीं है, उसी को हम कहते हैं असतत चर। इसको आप पढ़ सकते हैं, उन चीजों को असतत चर। और सबसे सवाल ये है कि चर किसे कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। वेरिएबल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये वेरिएबल्स जो होते हैं उसी को बोलते हैं जो शिक्षा में शब्दों का हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज का, वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए अधिगम, ये भी एक चर है, बच्चे एक चर है, माता पिता ये भी एक चर है, स्कूल एक चर है, पाठ्यक्रम, ये जो भी चीजें हैं जिसको हम क्या करते हैं, हेर फेर कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, तो वो जिसको हम, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, वो सारे के सारे चर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया परिवार, परिवार भी एक चर ही है, क्योंकि यहाँ पे परिवार का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो असतत चर वो होते हैं जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, मतलब पॉइंट में नहीं कर सकते। पॉइंट मतलब दशमलव वगैरह में या किसी तरीके से नहीं कर सकते। जब भी होगा पूरा पूरा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल फैमिली का यही है। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, मैं उदाहरण से आपको समझा दूं। पूरे सीजन में, यानी कोई सीजन चल रहा हो, उसमें निश्चित खिलाड़ी द्वारा बनाए गए गोलों की संख्या, तो जब भी गोल होगी 1 होगी, 50 होगी, 100 होगी, 200 होगी, कभी गोल 2.5 नहीं सुना होगा कि 2.5 गोल मेसी ने मारा, या इसके रोनाल्डो ने 4.5 गोल मारा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये होता है। तो ये होता है खंडित, असतत। एक कक्षा में छात्रों की संख्या, अब मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास में कितने बच्चे, तो आप कहेंगे सर हमारे वहाँ टोटल एडमिशन 100 हुए हैं। तो क्या किसी में 150 हुए हैं? क्या किसी में 50.5 हुए हैं? नहीं, नहीं हो सकता। तो इसी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो जो हम, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होता है, असतत चर होता है। उसके बाद सतत चर की बात आती है, तो जाहिर सी बात है ये उसके अपोजिट में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए किलो, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ 50 दिया था तो ऐसा लगता था कि एक नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे देखिए 50.10 है, यानी 10 है। फिर उसके बाद यहाँ पे 50.01 है, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट में दशमलव में या पॉइंट में हम किसी चीज को अगर आंकते हैं, या किसी पॉइंट में हम किसी वैल्यू को देखते हैं, वैल्यू मतलब चर को देखते हैं, तो हमारा सतत चर होता है। जैसे कि दूध का अगर हम देखें, तो दूध 2.25 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.25 हो सकता है। अगर हम कोई कपड़ा लेते हैं तो 1 मीटर हो सकता है, 1.2 मीटर हो सकता है, यानी 1 मीटर 200 सेंटीमीटर हो सकता है, मतलब, या दो, जो भी हो, कुछ भी हम करते हैं तो बीच में क्या कहते हैं, पॉइंट होता है। तो ये होता है हमारे असतत चर। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताया था कि इसको देख लीजिएगा किताबें वगैरह में, और कल आपके पेपर्स हैं। और ये जो मानदंड है और निकष संदर्भ परीक्षण है, क्राइटेरियन, देखिए क्राइटेरिया जो होता है खासकर ये छोटे लेवल पर होता है, नॉर्म्स जो होता है बड़े लेवल पर होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे मानदंड और निकष संदर्भ परीक्षण क्या होता है। देखिए क्राइटेरियन हम छोटे लेवल पे करते हैं,
और जो नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होता है ये बड़े लेवल पर होता है। तो क्राइटेरिया का मतलब टीचर्स बनाता है इसको ये, और नॉर्म जो होता है, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट जो होता है इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट विद्वान के माध्यम से बड़े एग्जाम्स कराए जाते हैं, जैसे नीट के एग्जाम्स मेडिकल के लिए, नेट का एग्जाम्स प्रोफेसर्स के लिए, आपके बीएड एंट्रेंस का एग्जाम्स जो बड़े स्तर पर कराते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होता है, इसमें क्राइटेरियाज वगैरह होती हैं। जैसे कि एक ये है कि एक परीक्षण के गुण, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंड, यानी कि देखिए नॉर्म्स, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। मेरे जानने में बीए के थर्ड ईयर में ये एक पेपर होता था, जिसे मैंने बताया अभी भी है लेकिन चेंज हो गया है। अक्सर आता था कि एक परीक्षण की विशेषता क्या है, ये 8 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे। तो जाहिर सी बात है, एक टीचर है, अगर टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि एक परीक्षण की विशेषता क्या होती है तो वो क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए क्या बनाएगा। इसीलिए इसको जरा देखिएगा, एक टेस्ट को बनाने के लिए रिलायबल का होना जरूरी। रिलायबल मतलब भरोसे के लायक होना चाहिए, ताकि उसका टेस्ट सही से लिया जा सके। वैलिड होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार टेस्ट लिया तो बच्चों में सब पास हो गए और दोबारा टेस्ट लिया तो पता चला सब फेल हो गए। वैलिड का मतलब ये होता है कि किसी भी सूरत में बार बार चेक करें, अगर अगर कई लोगों ने उसको देखा है, जांचा परखा है, तो वो वैलिड होता है, तभी उसको वैलिड मानाते हैं। और नॉर्म्स मतलब कि जो आपने रूल्स बना रखा है, जो एक फिक्स कर रखा है, वो एक अच्छे परीक्षण का वो होना चाहिए। दूसरा यूनिट जो आपका है वो है उपलब्धि परीक्षण। मैं थोड़ा तेज में चलूंगा क्योंकि बाकी चीजें तो आपकी रिवीजन हो ही चुकी हैं। उपलब्धि परीक्षण से संबंधित आपके, यानी कि उपलब्धि की जब बात आएगी तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर एक बच्चा उपलब्धि हासिल किया है तो कैसे किया है, सिर्फ लिख के नहीं कर सकता, लिखने के साथ सुनना होता है, लिखने के साथ पढ़ना होता है, लिखने के साथ देखना होता है, लिखने के साथ उसके मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक सारी चीजें उसकी समावेश होती हैं, सर्वांगीण विकास होता है, तब जाके वो एग्जाम्स या आकलन उसका किया जाता है, तो एक उपलब्धि उसका परीक्षण होता है। तो अब इसमें ये है कि टीचर की बात कर रहा है, उपलब्धि परीक्षण एक मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, यानी आपसे पूछ रहा है कि आप एक स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाएंगे। तो कैसे का जो जवाब है किताबों में लिखा होगा, उसको आप देखिए कि एक पहले तो सारी चीजें क्लियर करना पड़ता है, पहले प्लान बनाना पड़ता है, उसके ऑब्जेक्टिव फिक्स करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन को फ्रेम करना, निर्माण करना पड़ता है, उसके बाद लोगों को दिखाना पड़ता है, फिर जब वो चेक हो जाता है, लोगों का मतलब एक्सपर्ट्स को, विद्वान को, जब उनके हिसाब से सारी चीजें सही हो जाती हैं, फिर उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज माना जाता है। इसके बहुत बड़े प्रोसेस हैं। तो कीवर्ड्स वगैरह देख लीजिए एक ऐसी आम भाषा में कि एक टेस्ट को स्टैंडर्ड बनाने के लिए किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद है यह बुद्धि का आकलन, यूनिट आप 2 में आपने पढ़ा था मनोविज्ञान के पेपर में बुद्धि वगैरह का। तो जैसे कि बीने जो हैं, अल्फ्रेड बीने हैं या स्टर्न हैं या फिर ये क्या नाम है, वेस्लर है, ये सब बुद्धि की अवधारणाओं को इन्होंने कंसेप्ट दिया है। तो बुद्धि की जो यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है, इसको जरूर एग्जाम्स में आता रहता है, हो सकता है 2 नंबर या 5 नंबर में सवाल आ जाए कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है। तो आईक्यू का फॉर्मूला जो होता है, मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु गुणे में 100। तो हिंदी में अगर आपको है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने आई क्यू बनाया, बराबर किया, तो मानसिक को हम मेंटल बोलते हैं, तो एम ऊपर हो जाएगा, एबिलिटी, एज मानसिक, मेंटल एज बटे में सी, सी का होता है क्रोनिकल क्रमिक, बटे में ए, और यहाँ पे गुणे में 100। ये होता है फॉर्मूला इसका, हो सकता है आ जाए पूछ दे 2 नंबर में। तो इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, बच्चों का हम बुद्धि परीक्षण करते हैं। और बुद्धि परीक्षण के आधार पे ये होता है कि एक प्रश्नावली होती है, बच्चे एक समय फिक्स होता है, उस समय में कितने प्रश्न हल करते हैं, कितना उनका सही हुआ है या कितनी जल्दी उन्होंने किया है, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका आईक्यू निकालते हैं। तो ये जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी बुद्धि के बारे में पूछ दे, ये आपका पहले से पढ़ा हुआ है। बुद्धि का व्यक्तिगत समूह परीक्षण कैसे होता है, जाहिर सी बात है किसी एक का देखना होगा तो हम उसका व्यक्तिगत देखेंगे। समूह में जाहिर सी बात है अल्फा बीटा जो होते हैं, जो आर्मी वगैरह का या स्कूल वगैरह में सभी बच्चों का एक साथ देख सकते हैं, जैसे आप ही बीएड के लोग बीएड वाले हैं तो एक साथ हम देखते रहते हैं, सभी बच्चों को एक साथ प्रश्नावली दे दिया, एक टाइम फिक्स कर दिया, उसी एक टाइम में कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उस हिसाब से पता चल जाता है, वो सामूहिक परीक्षण हो जाता है। यहाँ पे दिया है टेस्ट, जिस प्रशासन और स्कोरिंग, यानी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग, आप किस हिसाब से, यहाँ पे याद रहे इस बात का कि आपके यहाँ पे यूनिट 2 में जो उपलब्धि परीक्षण के साथ साथ ये जो दिया हुआ है कि आप टेस्ट को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, टेस्ट मतलब परीक्षण ही है, और उसको स्कोरिंग कैसे करेंगे, उसकी स्कोरिंग की करने की कंडीशन क्या है,
तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक टेस्ट को जब हम बच्चे का, अब जाहिर सी बात है आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो बच्चों को आप टेस्ट अगर लेंगे तो उसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे, सवाल कैसे होंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा, क्या उसके हिसाब से कितने सवाल छोटे होंगे, कितने सवाल लघु होंगे, कितने सवाल विस्तृत होंगे, आप तो एग्जाम दे ही रहे हैं, तो आप खुद आप उस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद दिया है यहाँ पे व्यक्तित्व का आकलन। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। जाहिर सी बात है पर्सनालिटी कई तरह की होती है। अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर की प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए हाजिर जवाबी जिसको बोलते हैं वो होता है इंटरव्यू। ये कई तरह का होता है, इंटरव्यू दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब बना बनाया पहले से, नॉन स्ट्रक्चर मतलब कि जो समझ में आया सवाल पूछ दिया, कोई उसका पहले से प्लान नहीं है। स्ट्रक्चर में पहले से फिक्स रहता है कि हमको यही सवाल बनाने हैं और सामने वाले को पता रहता है कि मुझको यही जवाब देने भी हैं। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी वो होता है कि इसमें खुद से बंदा क्या करता है, लिखता है, पढ़ता है, तो उसकी एक क्वालिटी पता चलती है। जैसे आपने अचानक सुना होगा कि ये कवि हैं, आपने अचानक सुना होगा बहुत बड़े रचयिता हैं, आपने सुना होगा अचानक कि ये बहुत बड़े निबंधकार हैं। जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी इसी में आती है। उसके बाद यहाँ पे दिया है देखिए रेटिंग स्केल। द रेटिंग स्केल ये होता है कि ये भी एक व्यक्तित्व का परीक्षण, जब आप व्यक्तित्व का परीक्षण करेंगे, जब व्यक्तित्व का टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए रेटिंग स्केल होती है कि आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक को चॉइस करना होता है। तो सवाल जवाब गलत तो नहीं होते, लेकिन उसी चॉइस पर आपका ये पता चल जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। याद रहे व्यक्तित्व का जो आकलन होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी, और तीसरा होता है उभयमुखी। तो उभयमुखी जो होता है इसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो व्यक्तित्व का जो आकलन है, अब इन कैसे हमें पता चलेगा, जब आकलन करने के लिए बात बात में हम कभी कभी अक्सर हम बात करते हैं, देखिए हम सारी चीजें हम हमारे साथ होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। अक्सर हम बात करते हैं कि उनका जो देख बात करने से लग गया था कि पढ़े लिखे हैं, तो कैसे पता चला, इसका मतलब उनके शब्दों के माध्यम से, उनकी सोच के माध्यम से हमें पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये भी देख लीजिएगा कि इंटरव्यू वगैरह, स्व रिपोर्ट इन्वेंटरी, रेटिंग स्केल। यहाँ पे दिया है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को डिनोट्स करता है कि प्रोजेक्ट देखिए टीचर क्या करता है, बच्चों को ग्रुप में 5-6 के ग्रुप, 4-5 ग्रुप बना देता है स्कूल में अपनी क्लास में, और एक सबको अलग अलग असाइनमेंट दे देता है कि आप लोग मिलकर काम करिएगा। तो उससे भी पता चलता है कि कौन सा बंदा लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, कौन सा है ऐसा है बंदा, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है, कि टीचर को भी पता चल जाता है कि किसकी व्यक्तित्व कैसी है, किस तरह से वो उस चीज को देख सकता है। तो वो आप पढ़े होंगे किताबों में। तीसरा यूनिट जो है आपका है, देखिए मुझको लगता है, मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि जो सवाल आपके रिफ्लेक्टिव लेवल के, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपका अब मेमोरी लेवल पर नहीं आ रहा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है कि आप क्या सोचते हैं, मुझको लगता है कि सब ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनेंगे। क्योंकि यूनिट थर्ड एक ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है, इसके सबसे बड़ा रीजन मैं बता दूं, इसका रीजन ये कि इसमें परीक्षा सुधार प्रयास, कोठारी जिसको माध्यमिक बोलते हैं, सॉरी माध्यमिक शिक्षा जिसको हम दौलत सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, कोठारी, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86-92, उसके बाद यहाँ पे है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें खासकर आपको ये सिर्फ देखना है, इसमें सिर्फ इसमें कीवर्ड्स ये देखिए कि परीक्षा सुधार प्रयास में एग्जाम्स को लेके क्या कहा गया था, एग्जाम्स को लेके यानी परीक्षा को लेके क्या क्या कहा गया कि किस तरह से बच्चों का आकलन किया जाए, यही कीवर्ड्स हैं। उसके बाद सेम इसमें भी देखिए कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है जिसको हम मुदालियर कहते हैं, इसमें बच्चों के आकलन को लेके क्या कहा गया, मूल्यांकन आकलन या परीक्षण को लेके क्या बात की गई थी। उसके बाद उसी तरीके से कोठारी है, कोठारी में भी इस बात को ध्यान में रखिए कि खासकर अध्यापक को किस चीज को निर्देश किया गया है कि बच्चों को आकलन कैसे किया जाए, आकलन किस तरह का होगा, आंतरिक होगा कि बाह्य होगा या सतत होगा, किस तरह से किया जाए। तो यही एक कीवर्ड्स होता है। मुझे लगता है कि ये जरूर सवाल आएगा इसमें से, और ये एक जो भी प्रश्न होंगे वो रिफ्लेक्टिव लेवल के होंगे, आपसे पूछेगा और आपको लिखना होगा। देखिए लिखने के जो आधार होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप किसी भी पॉलिसी या किसी भी नीति या किसी का भी आप जब लिखी हुई बात को उठाते हैं, उसको तब की लिखी हुई है, बताइए 1952-53 तकरीबन यहाँ पे 60 साल हो गए, इसको करीब 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 50 साल हो गए, तो उस वक्त लिखी थी, लेकिन आज उसको जब आप रिलेट करेंगे
चीजें और जोड़ देंगे, फिर वो क्या हो जाता है, कंप्रिहेंसिव हो जाता है कि हाँ आज के हिसाब से इसको देखा गया है। यही होता है कंप्रिहेंसिव की चीजों को आप कैसे सोचते हैं। तो इतनी ज्यादा चीजें हैं, जितने भी इसमें पॉलिसी दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि किस तरह से उसमें असेसमेंट, बच्चों के असेसमेंट, टीचर के असेसमेंट की बात की गई है, उसी को आप सिर्फ पॉइंट करना है। और ये जो है स्कूली शिक्षा के लिए विकास राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खासकर बच्चों के लिए है, और ये खासकर स्कूल एजुकेशन के लिए की डेवलप की बात करता है। इसमें एक एक चीज की बात किया गया है, इसी इसी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कहा गया है कि बच्चों को रटन पद्धति से दूर रखना, यानी कि रटने पर फोकस नहीं करना है, तो इन्होंने मना किया है। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में किस तरह की एवोल्यूशन की बात की गई है, और ये इसमें बच्चों को लेके, टीचर्स को लेके उसका क्या आकलन है, ये सिर्फ इसमें इसी इसी चीज को वो फोकस करेगा, प्रश्न इसी तरह के बनेंगे। लेकिन ये भी है कि आपको जो भी देखना है वो पूरी तरीके से देखिए, एक क्या नाम है कि एग्जाम्स की पद्धति से देखिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मूल्यांकन में नए रुझान, मैंने आपसे अभी कहा 50 साल 60 साल पहले बना हुआ है। उसके बाद दिया है ग्रेडिंग सेमेस्टर, पहले साल का होता था, अब सेमेस्टर आ गया। पहले हमें नंबर मिलता था मार्कशीट में, अब ग्रेड मिलने लगा ABC। तो क्या है ये, एक ये सतत आंतरिक मूल्य, सतत है आंतरिक मूल्यांकन है। प्रश्न बैंक क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग और मूल्यांकन, ये भी आएगा सवाल, ये ICT के हिसाब से सवाल हो सकता है आ जाए कि मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग। बहुत इजी है, अपने कंप्यूटर को मोबाइल समझ लीजिएगा। जो काम पहले आप मिल के जाके करते थे, मोबाइल से बात करके करते हैं। जो काम आप पहले लिख के करते थे, वो काम अब कंप्यूटर से हो गया है। जो चीजें आपको हाथों से कर बहुत टाइम बचाता है, तो जरूर देख लीजिएगा, जरूर जरूर, कि कंप्यूटर का उपयोग मूल्यांकन में कैसे है, यानी मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग कितना उपयोगी है, इसका क्या इस्तेमाल है। तो बहुत सारी चीजें इसके कीवर्ड्स हैं, टाइम बचाता है, बहुत तेजी से काम करता है, और बहुत बड़े काम को कम समय में कर लेता है, बहुत बड़े कामों को छोटे छोटे में उसको रूप में उतार देता है। ये सारी चीजें हैं कंप्यूटर से, उसको जरूर देखिए आप। उसके बाद यहाँ पे है कि परीक्षा सुधार पर राष्ट्रीय फोकस, समूह स्थिति, यानी परीक्षा सुधार की बात कर रहा है, पोजीशन पेपर एग्जामिनेशन रिपोर्ट। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको बस इतना देखना है जो भी पॉलिसी वगैरह में, कि अगर वो पूछ देता है एक सवाल, अगर मान लीजिए ऐसे बनता है कि यहाँ पे कि कोठारी कमीशन में, यानी कोठारी आयोग में बच्चों को, यानी अध्यापक और शिक्षार्थी के आकलन के से संबंधित क्या बातें कही गई हैं, उसके बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस बातों पर फोकस किया गया है, कि किस तरह का परीक्षा होना चाहिए, बच्चों को कितनी छूट होनी चाहिए, और किस तरह से बच्चों का आकलन किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ये आपको देखना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है कि चर्चा में सिफारिशें, कार्यान्वयन, उभरती चिंताओं का विश्लेषण शामिल होना चाहिए। यहाँ पे दिया है नीचे के डिस्कशन शुड बी कवर एनालिसिस। एग्जाम्स जो भी आएंगे आपके हायर लेवल पे रहेंगे, पेपर्स जो भी बनेंगे इसी से बनेंगे। आपसे पूछ रहा है इसमें कि जितने भी ये हैं कमीशंस और कमिटी, जो पॉलिसी, इसमें कौन कौन सी सिफारिश की गई है, सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन किया गया है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आगे जोड़ने की बात की गई, इम्प्लीमेंट मतलब जोड़ना होता है, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आगे चल के इमर्ज मतलब कंसर्न जो है, मेन मुद्दा जो अभी आगे चल रहा है, वो सारी चीजें आपको देखना होगा कि एग्जाम में ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। ठीक है। यूनिट 4 जो है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्टैटिक्स होता है। देखिए सवाल आपके दो तरह के आएंगे, या तो आप मैथ प्रैक्टिकल लगाएंगे, या तो फिर उसके बारे में आपको सब्जेक्टिव लिखना होगा। लेकिन अब ये नई यूनिवर्सिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि शैक्षिक सांख्यिकी क्या होता है। देखिए इसमें एक वर्ड्स जुड़ा हुआ है शैक्षिक, तो जाहिर सी बात है शिक्षा से संबंधित जो भी हम चेक करेंगे, जो भी हम सांख्यिकी के टूल्स, उपकरण का प्रयोग करेंगे, वो शैक्षिक सांख्यिकी के ही आएगा। तो इसमें शैक्षिक सांख्यिकी की समूहकृत, समूह मतलब ग्रुप में, असमूह मतलब जो ग्रुप में नहीं है, कि केंद्रीय प्रवृत्ति यहाँ पे दिया हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी, और यहाँ पे चरों का माप दिया हुआ है, जैसे कि चतुर्थ विचलन, मानक विचलन क्या होता है। तो रेंज, तो आप जानते हैं कि हम कपड़ा खरीदने जानते हैं तो दुकानदार बोलता है कि कितने रेंज में आपको चाहिए। रेंज का मतलब होता है सबसे कम माइनस सबसे ज्यादा, जो बीच का हिस्सा होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो इसी हिसाब से मापन की व्याख्या, मापन क्या होता है, यहाँ पे देखिए मापन आ गया। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये होता क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि क्या चीज होगा ये। प्रतिशत, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं,
परसेंटाइल वगैरह हम रैंक बोलते हैं, तो कैसे होगा, ये किताबों में है। रैंक सहसंबंध और शिक्षा में इसका महत्व। तो रैंक का सहसंबंध आपका, जाहिर सी बात है कि बीएड में आपको रैंक मिली थी, आपका एडमिशन हुआ था। शिक्षा में इसका क्या महत्व है, और ये जो है जेड स्कोर क्या होता है, टी स्कोर क्या होता है, स्टेनाइन स्कोर, ये सब चेक करने का एक आधार है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो एक कंसेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सवाल जो होगा हूबहू आपकी सिलेबस से नहीं उतरेगा, लेकिन इस सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं उसी से प्रश्न बनते हैं। लेकिन जो चीजें इसमें पढ़ाई जाती है वो बदलती नहीं है, बस आपको उसी को अपने शब्दों में उतारना होता है। तो इसी हिसाब से ये रहेगा। तो जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स के लिए। इसको आप देखिए, पढ़िए और कीवर्ड्स वगैरह को नोट्स करिए, और बस एक ओपन ओपन देखिए कि सवाल आएगा तो हम क्या हल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें जो भी चीजें आएंगी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को चेक करने के लिए, टीचर्स को चेक करने के लिए, जो भी बातें पूछेगा सिर्फ वो आकलन की ही बात करेगा, और चेक कैसे किया जाएगा वो आपको अच्छी तरीके से हमने बता दिया है। थैंक यू।